अगर अभी तक ही तुमने सनम का पार्ट 1 नहीं देखा है तो तुम पहले मेरे चैनल पे जाके ये वाली वीडियो देख सकते हो, उसके बाद इस वीडियो को यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। तो जैसा कि हम लोग ने अपनी पिछली वीडियो के एंड में देखा था कि हमारा 7 दिल का कितना अच्छा इंसान होता है, लेकिन अपनी याददाश्त खो चुका होता है और इसको अपने पास्ट का कुछ भी नहीं याद होता। एंड अपना इलाज कराने के लिए इसको स्टैन आइलैंड जाना होगा, लेकिन इसके इलाज के लिए लगेंगे 10 करोड़ रुपए। एंड इसीलिए 10 करोड़ जल्दी से कमाने के लिए हमारा 7 एक किलर बन गया होता है जो लोगों को खत्म करने के बदले पैसे लेते हैं। लेकिन ये बेचारा कीड़े को भी नहीं मार पाता, इंसान तो बहुत दूर की बात है। एंड इसका सपना होता है टॉप 100 किलर्स की लिस्ट में आना है, क्योंकि इसको पता नहीं होता है कि ये पास्ट में कौन था, जिसको देख के तुम लोग भी एकदम शॉक्ड रह जाओगे भाई। तो शुरू करते हैं हम लोग हमारी आज की वीडियो। वेलकम बैक है तुम्हारा मेरे प्यारे से चैनल एनिमेडी पे। तो आज हमारा 7 एक बीच में एक मिशन पे आया होता है, लेकिन बेचारा कुछ सुंदर कन्याओं को देख के थोड़ा भटक गया होता है। ओए 7 तुम्हारा ध्यान तो नहीं भटका ना, देखो हमारा टारगेट आ गया क्या। एंड 7 अपना टेलीस्कोप निकाल के देखता है, जी हाँ डाइबो सर, हमारा टारगेट मेरे सामने खड़ा है। तो सोच क्या रहे हो 7, जल्दी जाओ खत्म कर दो उसे। लेकिन तभी 7 को एक लड़का उसके साथ दिखता है एंड इसका नाम डाचुन होता है एंड ये एक बॉडीगार्ड होता है। ये क्या लगता है अपने बॉडीगार्ड के साथ आया है लेकिन इसका बॉडीगार्ड इसको बचा नहीं सकता। 7 एक क्रैब में ट्रांसफॉर्म होकर इस आदमी के पीछे जाने लगता है, लेकिन डाचुन एक मक्खी को भी अपने बॉस की तरफ नहीं जाने देने वाला था, तो इसको भी एक जोर की लात मार के वहाँ से भगा देता है। फिर 7 एक डक बन के चुपचाप पानी के रास्ते इस आदमी के पास जाने लगता है, बट डाचुन को ऐसा वैसा बॉडीगार्ड नहीं होता भाई, वो फिर से पकड़ लेता है इसको। ये क्या एक डक, चलो अच्छा है मुझे भूख भी लगी थी। अबे जिंदा डक कौन खाता है, राक्षस है क्या। एक मिनट, आज तो मंगलवार है, निकल यहाँ से। बाल बाल बच गया, थोड़ा सा पागल है ये। एंड फिर 7 तैरते तैरते इस आदमी के पास पहुंच जाता है। अब तो तू गया बेटे। ये क्या। एंड तभी अचानक से एक मछली 7 को पकड़ के अपने साथ लिए जाती है, लेकिन 7 इसको पानी के अंदर सबक सिखा के वापस से ऊपर आ जाता है, लेकिन ऊपर इसके सामने आ जाता है डाचुन। हेलो भाई, मैं तो बस ऐसी मछलियां पकड़ने आया था। अबे बाल छोड़ मेरे सामने से हट जाओ अगर जिंदा रहना चाहते हो, तुम्हारा जो भी नाम है। ओ तो तुम एक किलर हो। मेरा नाम है डाचुन और मेरी रैंक है 1003 बॉडीगार्ड लीग में, और मैं एक सिक्योरिटी गार्ड भी हूँ। अच्छा, मेरा नाम है 7 और मेरी रैंक है 12003 किलर लीग में, और मैं एक बार्बर भी हूँ और मेरी दुकान गोल चौराहे के पास है, आना जरूर। एक मिनट, किलर लोग तो अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखते हैं ना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। कोई नहीं, तुम बहुत ज्यादा जान गए हो मेरे बारे में, अब तो तुम्हें मरना ही होगा। एंड तभी 7 अपनी सीजर से डाचुन के ऊपर अटैक करने वाला होता है। ये क्या, एक निहत्थे के ऊपर एक वेपन से अटैक, ये तो चीटिंग है। प्यार और जंग में सब जायज होता है दोस्त। लेकिन तभी ये मछली 7 से बदला लेती है और उसकी सीजर लेके वहाँ से भाग जाती है। ठीक है, आ जाओ फिर। एक मिनट, तुम्हारे पास गन क्यों है भाई, ये तो चीटिंग है। तुम्ही ने तो कहा था प्यार और जंग में सब जायज होता है। तुम्हारी हिम्मत है तो मुझे बॉक्सिंग में हरा के दिखाओ। बॉक्सिंग, वो तो मेरा फेवरेट है, आ जाओ। बाल बाल बच गया, नहीं बचाऊं शायद। 7 पहला पंच डाचुन को मारता है, लेकिन डाचुन की स्पेशल एबिलिटी होती है रॉक स्किन एंड उसकी स्किन बहुत ज्यादा हार्ड होती है, इसीलिए घूसा तो 7 मारता है लेकिन हाथ उसका ही टूट जाता है। एंड फिर डाचुन 7 को बहुत गंदा मारने लगता है। थोड़ी देर रुक जा भाई, मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए। ठीक है, बताना कब तैयार हो तुम। एंड 2 दिन बीत जाते हैं, 7 की हिम्मत ही नहीं होती दोबारा से अपनी फाइट को स्टार्ट करने की। एंड तभी ये दोनों वहां से जाने लगते हैं। चलो बॉडीगार्ड, यही मौका है, मुझे इसे पागल बना के कुछ भी करके इस आदमी को खत्म करना होगा। पीछे देखो, कैटरीना कैफ। पीछे देखो, सुनाडे कहाँ। एंड जैसे ही डाचुन उल्टा घूमता है, 7 इस आदमी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन डाचुन के रहते 7 इस आदमी को छू भी नहीं सकता था। एंड डाचुन 7 को पकड़ लेता है। 7 डे गोल्ड लॉक। अबे छोड़ मुझे, अब ये लॉक 7 दिनों तक नहीं खुलने वाला। ऐसा है क्या। अबे एंड डाचुन मजाक नहीं कर रहा था भाई, 4 दिन बीत जाते हैं और डाचुन 7 को छोड़ता ही नहीं। ये लोग साथ में खाते पीते नहाते सोते, और यहाँ तक कि प्लीज मुझे माफ कर दो भाई, मैं किलर की जॉब ही छोड़ दूंगा, बस तुम मुझे छोड़ दो प्लीज। माफ करना भाई, लेकिन मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूँ, मैं 7 दिनों तक तुम्हें नहीं छोड़ सकता। अच्छा, अपने बारे में बताओ कुछ। तो तुम बॉडीगार्ड क्यों बने। क्योंकि बचपन में मैं बहुत वीक था, तो लोग मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते थे और मेरी कोई भी हेल्प नहीं करता था, इसीलिए मैं स्ट्रॉन्ग बन के एक बॉडीगार्ड बन गया, ताकि मैं उन लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूं जिनको जरूरत है। एक मिनट, वो क्या आ रहा है हमारी तरफ। ये तो एक मिसाइल लग रही है। एंड सच में उनके शहर की तरफ एक बहुत ही खतरनाक मिसाइल आ रही होती है, भागो। लेकिन तभी डाचुन अपने सामने खड़े ढेर सारे लोगों को देख लेता है, एंड इसका तो एम ही होता है लोगों की हेल्प करना। एंड इसीलिए डाचुन को अपने 7 डे लॉक को बीच में ही छोड़ना पड़ता है, एंड वो उस मिसाइल के सामने जाके खड़ा हो जाता है और उस मिसाइल को अपने ऊपर लेके वहाँ के सारे लोगों को बचा लेता है, लेकिन खुद नहीं बच पाता। 7 को यकीन नहीं होता कि आखिर डाचुन ने उन लोगों की हेल्प क्यों की जिन्हें वो जानता तक नहीं था। एंड तभी उसके सामने पानी के अंदर से एक स्पेसशिप निकलती है, जो कि स्टैन आइलैंड की होती है, जहाँ पे हमारा 7 जाना चाहता है अपना इलाज करवाने। एंड स्पेसशिप के अंदर से निकलता है स्टैन आइलैंड का प्रिंस, एंड वो 7 के पास आके बोलता है, तो तुम हो क्या जिसने मेरी मिसाइल रोकी, हमारे आइलैंड पे क्यों अटैक किया तुमने। एंड तभी प्रिंस अपनी मशीन से 7 के बारे में चेक करता है और देख के डर जाता है, ये क्या तुम तो। एंड वो तुरंत ही 7 के ऊपर अटैक कर देता है। 7 किसी तरह उसके अटैक को डॉज करके प्रिंस के ऊपर अपनी सीजर से अटैक करता है, बट ये एक बार में अपनी तलवार से उसकी सीजर के टुकड़े टुकड़े कर देता है और 7 के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जैसे 7 रोक नहीं सकता था। बट तभी फेस को वहां से लेके भाग के निकल जाता है। इससे पहले कि ये वापस आए, मुझे अपना काम पूरा करना होगा। एंड ये आइलैंड के बीचों बीच जाके अपनी मशीन से खुदाई करने लगता है। उसके बाद एक स्पीकर लगा के आइलैंड के सारे लोगों
लोगों से बोलता है, ध्यान से सुनिए सारे के सारे टापू वासियों, आपके टापू के बीचों बीच एक ऐसा ओर है जो मैं यहाँ लेने आया हूँ, और मैं जैसे ही उस ओर को निकाल लूंगा ये आइलैंड पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। तो या तो इस टापू को छोड़ के आप सब अभी के अभी भाग जाइए या फिर मरने के लिए तैयार हो जाइए। एंड इधर हम डाचुन को देखते हैं जो डूब के मरने वाला होता है, लेकिन तभी फे इसको आके यहाँ से बचा लेता है और सेवन और डाचुन दोनों को डाइबो की बोट पे लेके आ जाता है। सेवन, मुझे पता है तुम वापस जाके उन सबको बचाना चाहते हो, लेकिन सोचना ही मत, अगर तुम वापस गए तो पक्का मारे जाओगे। हमारी दुनिया में 3 तरह के लोग हैं, निंजास जो लड़ाई के लिए निंजा टेक्निक यूज करते हैं, स्टैनियंस जो स्प्रिंट्स की तरह टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, और फिर आते हैं हम कॉमन लोग। हमारा काम इन लोगों से बच के रहना और चुपचाप देखना है जो भी ये लोग करें। हम खुशकिस्मत है कि हमारे पास ये बोट है और इसीलिए हम जिंदा बच के वहाँ से निकल गए, इसलिए चुपचाप बैठे रहो, कहीं नहीं जाना है। एंड इधर हम देखते हैं ये प्रिंस बस उस ओर को निकाल ही चुका होता है, लेकिन तभी वहाँ पर मियाऊ आ जाती है। तुम्हें पता नहीं है क्या बिल्लियों को पानी से नफरत होती है, हमारा टापू डूब जाएगा तो हम सब गीले नहीं हो जाएंगे। एंड मियाऊ इस प्रिंस के ऊपर अटैक कर देती है, बट इसको पता भी नहीं चलता कब ये प्रिंस इसके दोनों हाथ के नाखून काट देता है और मियाऊ के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा जानलेवा अटैक कर देता है। लेकिन तभी टकला आकर इसको बचा लेता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मियाऊ को छूने की? एंड ये इस प्रिंस के ऊपर अपना लाउड म्यूजिक अटैक यूज करता है, बट इसके पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन्स होते हैं, जिसकी वजह से टकला का अटैक इसके ऊपर किसी काम का नहीं था। एंड ये उल्टा इन दोनों के ऊपर लाउड म्यूजिक से अटैक कर देता है एंड इन दोनों को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। कोला भी इस प्रिंस को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी फेल हो जाती है। अब मरो तुम दोनों। लेकिन तभी अंकल शेन इसके ऊपर अपनी गन से अटैक कर देते हैं। मेरे रहते तुम मेरे आइलैंड को कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तभी ये उल्टा अंकल शेन को गोली मार देता है और वो वहीं पर खत्म हो जाते हैं और वो टापू बस तबाह होने वाला होता है। हाँ तो कहा था मैं, हाँ तो तुम दोनों तैयार हो जाओ मरने के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी टापू की ये हालत करने की? एंड तभी इस प्रिंस के ऊपर इस आइलैंड की मेयर अटैक कर देती है। एंड ये भी कोई ऐसी वैसी औरत नहीं होती भाई, ये भी काफी स्ट्रांग होती है। प्रिंस इस मेयर के ऊपर अपनी पावर कैनन का यूज करता है, बट ये इसके अटैक को किसी तरह पकड़ लेती है और उल्टा इसके शिप की तरफ फेंक देती है और इसकी शिप को तबाह कर देती है, जिससे इसका आइलैंड तो बच जाता है। भले ही मैं उस कोर को अब नहीं निकाल पाऊंगा, लेकिन इस चीज के लिए मैं तुम्हें जान से जरूर मारूंगा। एंड प्रिंस इस मेयर के ऊपर एक ट्रैकिंग मिसाइल से अटैक कर देता है, जो तब तक नहीं फूटेगा जब तक वो इस मेयर को खत्म ना कर दे। एक ट्रैकिंग मिसाइल, कोई बात नहीं, अगर मुझे मरना ही है तो मैं तुम्हें अपने साथ लेके मरूंगी, बेवकूफ हो तुम। एंड तभी ये अपने आसपास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शील्ड बना लेता है, जिससे अब ये मिसाइल इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती, माफ करना मुझे मेरे प्यारे टापू वासियों, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ी। एंड वो मिसाइल इसके ऊपर फट जाती है। मुझे जल्दी से जाके उस शिप को रिपेयर कराना होगा ताकि मैं जल्दी से इस कोर को निकाल सकूं। लेकिन तभी अचानक से एक तलवार आती है और इस प्रिंस का एक हाथ काट देती है। ये क्या? एंड ये तलवार किसी और की नहीं बल्कि हमारे सेवन की होती है, जिसने इस मेयर को भी बचा लिया होता है। आप ठीक तो ना मेयर जी? चिंता मत करिए, इस आदमी को मैं संभाल लूंगा, आप बस मेरा इस महीने का किराया माफ कर देना। एंड फिर सेवन और ये तैयार हो जाते हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए थोड़ी देर पहले। समझ गए ना सेवन? इसीलिए तुम वापस नहीं जा सकते। मुझे भी दुख है उन सारे टापू वासियों के लिए, लेकिन खुशी मनाओ कि हम लोग जिंदा हैं। लेकिन तभी डाचुन होश में आ जाता है और अपनी बच्ची कुछ जान लगा के सेवन से बोलता है, सेवन तुम एक किलर हो ना, लो मेरे पास जितने पैसे हैं मैं सब तुम्हें देता हूँ, प्लीज जाओ उस प्रिंस को खत्म करके हमारे आइलैंड को बचा लो। तुम्हें जिंदगी ने मौका दिया है सेवन, एक किलर नहीं एक हीरो बनने का। एंड ये कह के डाचुन बेहोश हो जाता है। मैं जा रहा हूँ डाइबो सर उस प्रिंस को रोकने। पागल हो गया हो क्या सेवन? तुम जानते हो तुम उसको नहीं हरा सकते। हाँ मैं जानता हूँ डाइबो सर, लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से जीतने भी नहीं दूंगा। जिसको सुनते ही डाइबो एकदम शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि यही डायलॉग बचपन में उसके टीचर ने उससे कहा था। फिर हम हमारे डाइबो सर का पास देखते हैं, जो कि एक पिंजरे में ढेर सारे मुर्गों के साथ बंद होते हैं, जिन्हें इंसान खरीदते हैं, खाते हैं और यहाँ तक कि अपने मजे के लिए आपस में लड़वाते भी हैं। और जो भी चिकन फाइट में हार जाता है उसे भी ये लोग खा लेते हैं। डाइबो मैं भी चिकन फाइट में हिस्सा लेने जा रहा हूँ। क्या डाफे आप जानते हो कि आप बुल को नहीं हरा सकते? उसको कोई नहीं हरा सकता। फिर क्यों? कल इंसानों ने फे की मम्मी को मार के खा लिया। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे के भी साथ ऐसा हो, और अगर कल मैंने बुल को फाइट में हरा दिया तो वो लोग मेरे बेटे को मार के खाएंगे नहीं, बल्कि उसे ट्रेन करेंगे एक फाइटर चिकन बनने के लिए। इसीलिए अपने बेटे के लिए मेरे को ये फाइट जीतनी होगी। लेकिन आप उसे नहीं हरा सकते डाफे। मैं जानता हूँ डाइबो, लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से जीतने भी नहीं दूंगा। अगले दिन डाफे और इस बुल की फाइट होती है, और भाई ये सही में मुर्गा है कि बुल है? सारे के सारे लोग बुल को सपोर्ट कर रहे होते हैं। इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है मैं जानता हूँ मैं बुल को हरा नहीं सकता, मुझे बस 15 मिनट तक जिंदा रहना और फिर मैं जीत जाऊंगा। लेकिन तभी जैसे ही इनकी फाइट स्टार्ट होती है, बुल आते ही इसको एक ऐसा जोर का पंच मारता है कि इसकी मुंह की हड्डियां टूट जाती हैं और डाफे वहीं पर गिर जाते हैं। क्या यार, थोड़े तगड़े चिकन को लाओ मेरे सामने। लेकिन तभी डाफे फिर से किसी तरह खड़े हो जाते हैं। नहीं मैं हार नहीं सकता, मुझे जीतना होगा अपने बेटे के लिए। एंड भले ही बुल के पास पावर होती है, लेकिन डाफे के पास स्पीड होती है। वो वापस से बुल के ऊपर अटैक करते हैं एंड बुल के अटैक को डॉज करके बुल की गर्दन पर अटैक करते हैं। लेकिन उनका अटैक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि बुल को कुछ असर पड़े। मुझे और पावर की जरूरत है। बुल गुस्से में डाफे के ऊपर अपनी पूरी जान लगाकर पंच मारता है और डाफे उसकी पावर को उसके खिलाफ यूज कर देते हैं एंड बुल की एक आंख फोड़ देते हैं। ठीक है उसकी लेफ्ट वाली आई फूट चुकी है, अब उसको लेफ्ट की तरफ
तरफ नहीं दिखेगा, मुझे उधर ही उसे अटैक करना होगा, अब तो तुम नहीं बचोगे। एंड तभी बुल फिर से डाफे के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन इस बार फिर से डाफे बुल को डॉज करके बुल के लेफ्ट वाले हाथ की एक उंगली तोड़ देते हैं। एंड बुल दर्द के मारे वहीं पर तड़पने लगता है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बुल एक नॉर्मल से चिकन से हार रहा होता है, लेकिन सिर्फ डाइबो जानते हैं कि डाफे अभी कोई नॉर्मल चिकन नहीं, बल्कि वो एक बाप है जिनको उनके बेटे को बचाना है। ठीक है, बस 5 मिनट और जिंदा रहना है मुझे। एंड फिर हम इस चिकन फार्म के ओनर को देखते हैं। टाइम आ चुका है बुल, यूज करो उसे। एंड तभी बुल चीटिंग करता है और खुद को एक इंजेक्शन लगा लेता है जो इसको 100 गुना ज्यादा ताकतवर और फास्ट बना देता है। एंड एक तो डाफे पहले से ही बहुत ज्यादा इंजर्ड होते हैं, ऊपर से इस केमिकल ने बुल को इतना ज्यादा फास्ट और स्ट्रॉन्ग बना दिया होता है कि इस बार डाफे बुल को डॉज नहीं कर पाते और बुल इसको पकड़ लेता है। एंड सिर्फ 2 मिनट रह गए होते हैं फाइट को खत्म होने में, और फिर बुल डाफे को बहुत ज्यादा गंदा मारने लगता है। लेकिन डाफे अपने बेटे के लिए मर नहीं सकते थे, इसीलिए वो भी अपनी पूरी जान लगा देते हैं जिंदा रहने में। एंड बुल उनको 2 मिनट तक मारता ही रहता है, लेकिन डाफे मरते नहीं। टाइम खत्म हो गया, डाफे जीत गए, लेकिन अभी भी बुल डाफे को मार रहा होता है। अरे पागल हो क्या, टाइम खत्म हो गया, तुम हार गए बुल। तुम्हें क्या लगता है डाइबो, इन इंसानों को इस फाइट से कुछ लेना देना है? नहीं, ये दुनिया बहुत ही मतलबी है, ये लोग बस अपने मजे के लिए हम लोगों को लड़ते हुए देखना चाहते हैं। ये फाइट तब तक नहीं खत्म होगी जब तक कोई एक चिकन मारा नहीं जाता। नहीं, ये तो चीटिंग है। लेकिन ये सारे लोग डाइबो को पकड़ लेते हैं एंड फिर बुल डाफे को तब तक मारते हैं जब तक डाफे खत्म नहीं हो जाते। एंड इसी तरह से डाइबो के टीचर और फे के पापा मारे जाते हैं, इवन दो वो उस फाइट को जीत गए होते हैं। उसके बाद ही डाइबो उसका चश्मा ले लेता है और आज तक वो उसके पास है। लेकिन हमारा डाइबो भी कोई ऐसा वैसा लूजर नहीं होता भाई, उसको लेना था अपने टीचर का बदला, तो वो भी उस चिकन फाइट में हिस्सा ले लेते हैं। सारे लोग उस पे हंस रहे होते हैं क्योंकि सबको लग रहा होता है कि डाइबो कहीं जीतेगा उससे। डाइबो पूरी रात बैठ के सोचते हैं कि आखिर मैं कैसे हराऊंगा उसको जिसको मेरे टीचर तक नहीं हरा पाए। एंड अगले दिन इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। एंड इस फार्म के ओनर ने बुल को सिर्फ 5 मिनट दिए होते हैं डाइबो को खत्म करने के लिए, क्योंकि डाइबो बहुत ज्यादा वीक होता है। इन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है। डाइबो किसी तरह तो पहले बुल को डॉज करा होता है, लेकिन आखिरी में बुल इसको पकड़ लेता है। मुझे याद है जब मैं तुम्हारे टीचर को मार रहा था तब भी तुम मुझे ऐसी डरावनी आंखों से देख रहे थे, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता क्या, तुम मुझे नहीं हरा सकते। एंड ये कह के बुल डाइबो को बहुत ज्यादा गंदा मारने लगता है। लेकिन डाइबो भी अपने टीचर का स्टूडेंट होता है भाई, वो तब तक नहीं हार मानने वाला था जब तक वो मर नहीं जाता। बुल उसे बार बार बहुत ज्यादा इंजर्ड कर दे रहा होता है, लेकिन डाइबो फिर से किसी तरह खड़ा हो जा रहा होता है। और देखते ही देखते 4 मिनट बीत जाते हैं। ये क्या, यकीन नहीं हो रहा मुझे इस चूजे को मारने में इतना टाइम लग रहा है, लगता है मुझे इंजेक्शन लगाना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो अपनी पैंट में हाथ डालता है उस इंजेक्शन को निकालने के लिए, वो एकदम शॉक्ड रह जाता है। ये क्या, मेरा इंजेक्शन कहाँ गया? यही ढूंढ रहे हो ना तुम? हाँ, तुम्हें क्या लगा मैं ऐसे ही तब से तुमसे पिट रहा था? मैं सही मौके का इंतजार कर रहा था तुमसे छीनने के लिए। इसी चीज का यूज करके तुमने मेरे डाफे को मारा था ना, अब इसी से मैं तुम्हें मारूंगा। तुम पागल हो, सोचना ही मत उस इंजेक्शन को लगाने की, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चिकन के लिए बना है। अगर तुम वो यूज करोगे तो तुम्हारी बॉडी झेल नहीं पाएगी और तुम्हारी सारी नसें फट जाएंगी। और लेकिन डाइबो उसकी बात नहीं सुनता और इस इंजेक्शन को लगा लेता है। लेकिन बुल की बात एकदम सच होती है, डाइबो की वीक बॉडी उस इंजेक्शन को झेल नहीं पाती और डाइबो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था तुम्हारे जैसा वीक चिकन उस इंजेक्शन को नहीं झेल सकता। एंड डाइबो वहीं पर बेहोश पड़े होते हैं। लेकिन तभी डाइबो को उनका प्रॉमिस याद आ जाता है, डाइबो अगर मैं मारा जाऊं कल तो मेरे बेटे का ख्याल रखना। एंड यही प्रॉमिस डाइबो को मरने नहीं देता। एंड डाइबो अपनी लिमिट्स को सरपास कर देता है एंड उस इंजेक्शन को हैंडल कर लेता है। इन सारे लोगों को यकीन नहीं हो रहा होता और बुल की हालत खराब हो जाती है। एंड डाइबो का पूरा फॉर्म बदल जाता है। और फिर क्या भाई, डाइबो बुल को भी मार डालता है और उस फार्म के लीडर को भी खत्म कर देता है। एंड फिर वो सारे के सारे चिकन्स को आजाद कर देता है। एंड फिर फे को लेके चिकन आइलैंड आ जाता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात 7 से होती है। मैं जा रहा हूँ डाइबो सर, तुम सच में पागल हो 7। ये लो, ये तुम्हारी स्वॉर्ड है और हाँ, ये शायद हमारी आखिरी बात होगी, इसीलिए मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूँ 7। तुम मेरे बचपन के स्टूडेंट नहीं हो। तुम मुझे 2 साल पहले समुद्र के किनारे बहुत इंजर्ड हालत में मिले थे। तुम्हारा बचना नामुमकिन था, लेकिन वंडर डॉक्टर ने तुम्हें किसी तरह बचा लिया। तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो सर। अरे कहा गया, कम से कम मेरी पूरी बात तो सुन के जाते 7। एंड इधर हम देखते हैं 7 और इस प्रिंस की बहुत तगड़ी लड़ाई हो रही होती है, लेकिन 7 भी ये जानता है कि वो इसको नहीं हरा सकता। ये प्रिंस 7 की स्वॉर्ड को टुकड़ों में तोड़ देता है और फिर 7 को भी बस खत्म करने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर पता नहीं क्यों 13 आ जाती है और वो 7 को बचा लेती है। अरे तुमने मुझे क्यों बचाया, कहीं मैं भी तुम्हें अच्छा तो नहीं लगने लग गया? एक और किलर, अच्छी बात है, आज मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। वो तो वक्त ही बताएगा। एंड तभी ऊपर से फे भी वहाँ पर आ जाता है। ये क्या, ये मुर्गा इतना हैंडसम क्यों है? एंड फे अपनी पूरी जान लगाकर प्रिंस के ऊपर अटैक करता है, लेकिन
लेकिन प्रिंस अपनी शील्ड से बच जाता है। उसके बाद ये तीनों साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक कर देते हैं। अगर तुम लोगों को लगता है तुम लोग साथ में मिलकर मुझे हरा सकते हो तो तुम लोग बेवकूफ हो। एंड तभी ये प्रिंस गियर 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड अकेले ही इन तीनों को एक बार में रोक देता है और 7 को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। यकीन नहीं होता, तुम जैसे वीकलिंग्स के लिए मेरे को गियर 2 जाना पड़ा। उसके बाद ये इन तीनों को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। अगली बार अपनी गियर 2 में एक पैंट भी ऐड कर लेना। चुप रहो। प्रिंस 7 को खत्म करने के लिए एक फाइनल अटैक उसके ऊपर कर देता है, लेकिन 13 एक बार और आगे 7 को अपनी शील्ड से बचा लेती है। ऐसी बात है क्या? तो इसे रोक के दिखाओ फिर। एंड ये प्रिंस 13 के ऊपर अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज कर देता है, जिससे ये नहीं बच सकती थी, लेकिन इस बार 7 13 को बचा लेता है और प्रिंस के अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। तो तुम आखिरकार मारे गए। किसने कहा भाई? एंड हमारा 7 इतनी आसानी से मरने नहीं वाला था। वो इस प्रिंस को डाचुन के गोल्ड लॉक से पीछे से पकड़ लेता है। आखिर तुम मरते क्यों नहीं? मरूंगा ना, लेकिन अकेले नहीं। एंड तभी 7 अपनी पूरी कंसंट्रेशन लगाता है और अपने मैजिक से अपनी टूटी हुई सीजर के टुकड़ों को एक साथ जोड़ देता है। अब मुझे समझ में आया डाचुन, तुमने अपनी जान को सबके लिए खतरे में क्यों डाला। एंड 7 अपनी सीजर को अपनी तरफ पूरी स्पीड में बुलाने लगता है। ये लड़का इतनी एडवांस टेक्निक कैसे यूज कर सकता है? आखिर कौन है ये? मैं समझ गया डाचुन कि ये हमारी जिम्मेदारी होती है उन चीजों को प्रोटेक्ट करने की जिन्हें हम दिल से चाहते हैं। एक मिनट, ऐसे तो ये खुद भी मारा जाएगा। देखिए डाइबो सर, भले मैं एक अच्छा किलर नहीं बन पाया, लेकिन मैं एक अच्छा हीरो जरूर बन गया। नहीं 7। एंड तभी 7 अपनी सीजर को अपने और उस प्रिंस के दिल के आर पार निकाल देता है, क्योंकि ऐसे भले ही वो मारा जाएगा, लेकिन कम से कम उसने अपने पूरे आइलैंड को तो बचा लिया। एंड 7 वहीं पर अधमरा होके गिर जाता है। फिर उसे अपने मैजिक से हील करने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन तभी उसके पास दोबारा से ये प्रिंस आ जाता है। हाँ, अच्छा हुआ हम स्टैनियंस अपने शरीर में 2 दिल लगा के घूमते हैं। तुम तो काफी हिम्मती निकले बच्चे। कोई बात नहीं, अब मरो तुम। एंड डाइबो उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। फिर तुम 7 को हील करते रहो। एंड अभी हमारे 7 को उसका थोड़ा बहुत पास्ट याद आ जाता है कि कैसे वो पास्ट में सिर्फ एक लड़की के लिए एक पूरी कंट्री से लड़ गया होता है। एंड दुनिया भर के सारे किलर्स उसके पीछे पड़े होते हैं उसे मारने के लिए, लेकिन ये लड़की ही 7 को धोखा दे देती है और पीछे से अपनी तलवार इसके सीने के आर पार घुसेड़ देती है। लेकिन पता नहीं कैसे 7 किसी तरह बच जाता है और फिर उसकी मुलाकात फे से होती है और वो अपनी सारी याददाश्त भूल गया होता है। तुम दोनों को भी मैं आज मार डालूंगा, प्लीज मुझे मार दो, लेकिन 7 को बचा लो। चुप रहो। लेकिन तभी 7 13 के पीछे खड़ा हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? एंड ये प्रिंस अपनी पूरी जान लगा के 7 के ऊपर फिर से अपना अटैक यूज करता है, लेकिन इस बार 7 उसके अटैक को डायरेक्टली अपने ऊपर ले लेता है और हिलता तक नहीं भाई। ये कैसे? एंड असल में अभी हमारा पास्ट वाला 7 होश में आ गया होता है। वो अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड को अपने पास बुलाता है और अपने मैजिक से उसके टुकड़ों को एक साथ जोड़ के दोबारा से अपनी स्वॉर्ड बना लेता है। एंड अब ये प्रिंस थोड़ा सा डर जाता है एंड तभी 7 इसके सामने से गायब हो जाता है। कहाँ गया वो? ये प्रिंस अपने आप को बचाने के लिए अपनी चारों तरफ अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट शील्ड को एक्टिवेट कर देता है, लेकिन 7 एक केक की तरह इसकी शील्ड के बीचों बीच अपनी तलवार घुसेड़ देता है और इस प्रिंस का एक हाथ काट देता है। प्रिंस को यकीन नहीं होता कि ये अचानक से इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। ये बात है क्या? तो लो अब इससे निपटो। एंड तभी ये प्रिंस अपनी शिप को अपने पास बुला लेता है और गियर 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि इसका स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म होता है। लेकिन भाई 7 अपनी मैजिक स्वॉर्ड से सिर्फ एक बार में इसका गियर 3 के फॉर्म को बीच से काट देता है और इसकी स्पेसशिप फूट जाती है और ये उड़ता हुआ वहां से निकल जाता है। मैं फिर से जरूर वापस आऊंगा। एंड फिर 7 वहीं पर बेहोश हो जाता है और इस तरह 7 अपने आइलैंड को बचा लेता है। आपने देखा लीडर? हाँ, यकीन नहीं होता। 13 उसे तुरंत खत्म कर दो और उसकी स्वॉर्ड को अपने साथ ले आओ। ओके सर। आखिर तुम अभी भी जिंदा कैसे हो शैडो किलर? एंड यहाँ पे हमारी सिनेमा का पार्ट 2 खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में तब अपलोड करूंगा जब इस वीडियो पे 500 कमेंट्स आ जाएंगे, तो कुछ भी कमेंट जरूर से कर देना। और हाँ, मैं जानता हूँ भाई ब्लैक क्लोवर पार्ट 9 जल्दी आने वाला है, मैंने उस पर काम स्टार्ट कर दिया है। तो मिलते हैं हम लोग जल्दी से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।